हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्रो इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एक्सप्रो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सेमी फिनिश्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? सेमी फिनिश्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि जिसके अंदर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, थर्मोप्लास्टिक, फिल्म, शीट और लाइनर। एक तरीके से ये जो पैकेजिंग की जाती है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई पैकेजिंग वगैरह करनी है तो इसमें थर्मोप्लास्टिक की जो फिल्म, शीट और लाइनर से ये यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का कंपनी काम करती है। सेमी फिनिश का मतलब ये होता है कि जो पूरी तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बने हैं उससे हम बोलते हैं सेमी फिनिश, मतलब थोड़ा ही वो प्रोडक्ट बना है। अब ये देखिए, बहुत ही छोटी सी ये कंपनी है, 1000% ये स्टॉक एक साल में बढ़ा है और उसके बाद भी इसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 467 करोड़ का। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक 10-20 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी का मार्केट कैप एक साल में अगर आप देखोगे 450 टाइम 467 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे 10-20 करोड़ का मार्केट कैप एक साल पहले था और अभी यहाँ पे हो चुका है 467 करोड़ का मार्केट कैप। यहाँ पे इन परसेंटेज वाइज 1000% से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप एक साल में बढ़ा है। अब अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, यहाँ पे कंपनी का अगर हम शेयर की अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉस्टली ये शेयर अभी आपको मिल रहा है अगर हम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बात करें तो। और प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसिव है। और अगर हम उसके जो कंपनी के जो पीयर्स हैं उसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ चीजें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी जो आने वाले टाइम पे, मतलब जो आने वाले जो स्लाइड जो उसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये स्टॉक अभी बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ईयर का ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज है इसमें कोई हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। एकदम यहाँ पर अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज को देखोगे तो एकदम फ्लैट है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ज्यादा यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें पिछले 4 साल में कुछ बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। देखिए, 375 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और कंपनी सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड सिर्फ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 2.2% निकल कर आता है। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में हमें कुछ भी अच्छी चीजें नजर नहीं आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 50% है। तो देखिए, 50% का प्रमोटर होल्डिंग जरूर है, लेकिन जो बचा हुआ यहाँ पे पूरा होल्डिंग है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। 49.87% का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई बड़ा पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 1000% से ये स्टॉक हमें एक फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर ये एक मेन इश्यू जो मुझे नजर आता है वो ये कि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और जब रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है तो ऑपरेटर्स के लिए बहुत इजीली वहां पे स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे इस क्वार्टर से आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करें। लेकिन देखिए, जो जनवरी से लेके मार्च वाला क्वार्टर था वहां पे इकोनॉमी बहुत अच्छे से खुल रहा था और जो ओपनिंग हो रही थी उसकी वजह से यहाँ पे ये हमें इतना फायदा होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बाद देखिए, सेकंड वेव में इतना भी यहाँ पे कोई बिजनेस पे कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 38% से हमें कंपनी का जो सेल्स का नंबर है वो गिरता हुआ नजर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 40% से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें कम होती हुई नजर आई है। तो अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो भी इतना कुछ खास हमें नजर नहीं आता है। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी वाले नंबर की अगर हम बात करें, देखिए पिछले साल के मुकाबले 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले आपको लगेगा कि ये नंबर बड़ा है,
लेकिन देखिए जो हम जब कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करते हैं तो वो नंबर सिर्फ 2% निकल कर आता है, तो वो एक इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर कम से कम 15-20% के लगभग होना चाहिए। और अगर हम आरओसी के नंबर की बात करें तो ये नंबर 15.91% है। ये देखिए यहां पर अगर आप देखोगे 15% से ये नंबर 6% कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो कंपनी का डेट है वो ज्यादा है, उसकी वजह से एट द एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो ज्यादा नहीं निकल कर आता है। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर 2.71% है। ये यहां पर अगर आप देखोगे ये तीनों ही रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो तीनों ये नंबर ज्यादा हमें अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए अगर आप देखोगे ऑल्दो जो कंपनी का डेट का नंबर है वो पिछले अगर हम कुछ साल से अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बढ़ रहा है। लेकिन देखिए 1.23 का डेट टू इक्विटी रेशियो भी अभी भी ज्यादा है। अगर आप देखोगे 1 से ऊपर अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी है, यानी कि कंपनी ने लोन ज्यादा ले रखे हैं एज कंपेयर टू अपना खुद का पैसा, मतलब जो कंपनी के ओनर्स का खुद का पैसा है वो कंपनी में कम लगा हुआ है इन कंपैरिजन टू लोन। यहां पर अगर आप देखोगे अगर लोन ज्यादा लगा हुआ है तो वहां पे एक इश्यू रह सकता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम जनरली अगर हम बात करें तो 2 से ज्यादा अगर होता है तो कंपनी के लिए थोड़ा रिस्क फ्री रहता है, तो अभी भी ये नंबर 1.78 पे, तो अभी तक कंपनी एकदम रिस्क फ्री नहीं हुई है। अगर जो अभी जो सेकंड वेव के चलते जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था वहां पे कंपनी का सेल्स का नंबर कम हो गया, वहां पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, तो उसकी वजह से वहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कम हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में डेट का नंबर ज्यादा अगर होता है, खास करके 1 से ज्यादा अगर होता है, तो कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब ये देखिए 395 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और इस साल का जो इसका लो था अराउंड 18 रुपए का था। यहां पर अगर आप देखोगे 18 रुपए से ये स्टॉक अराउंड 437 का इस स्टॉक ने हाई बनाया था। यहां पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 25 टाइम्स ये स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि एक्सप्रो इंडिया के अंदर कोई अगर हम बात करें फंडामेंटली हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है यहाँ पे एक ऑपरेटर्स ने कुछ गेम किया है जिससे एट दी एंड जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस हो सकता है। देखिए होता क्या एक्चुअली में कि जैसे मार्केट बुल रन में चल रहा होता है, तो एक दिन सपोज ये अपर सर्किट मार गया तो उस दिन तो कोई ये मार्केट में कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब अगले दिन फिर से ये स्टॉक अपर सर्किट मारता है तो वहां पे लगता है कि लोगों को यार इस स्टॉक में कुछ अच्छा हो रहा है, ये स्टॉक कंपनी अच्छी है। और जब ये स्टॉक अराउंड 18 रुपए के लगभग ही ट्रेड हो रहा था, अगर 2-3 दिन लगातार बढ़ेगा तो लोगों को लगेगा एक छोटा स्टॉक है तो एक अच्छा खासा पैसा इसमें बन सकता है। तो वहां पे जो ऑपरेटर होता है वो थोड़ा मार्केट में थोड़ा ये न्यूज में ये बातें चलने लग जाती है, लोग बोलते हैं कि 20-30% ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, रोज अपर सर्किट लग रहा है, तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से एक नई डिमांड राइज होती है। और वहां पे क्या होता है कि ऑपरेटर क्या करता है और डिमांड अराइज करता रहता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को और लालच आता है कि उनको लगता है कि भाई ये शेयर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ऐसे स्टॉक में हो जाता है और वहां पे एट दी एंड ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए पिछले बार इसमें लोअर सर्किट लगा है, यहां पर अगर आप देखोगे जो 9 से 9-8 वाला टाइम होता है वहां पे ऑपरेटर्स अपने स्टॉक बेच देता है। उससे क्या होता है कि एट दी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स अपना माल नहीं बेच पाते, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगता है तो आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, जब अपर सर्किट लगता है तब भी आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल अगर ट्रेडिंग चल रहा है तो उस वक्त आप अपना स्टॉक सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर लोअर सर्किट लगा हुआ है तो आप अपना स्टॉक सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खरीद सकते हो। तो अगर कोई बेचने वाला है तो वहां पर अगर कोई खरीदने वाला मिल जाता है तो वहां पे वो खरीद लेते हैं। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पे पूरा ऑपरेटर गेम है। फंडामेंटली स्टॉक में कुछ मेरे को नहीं लगता कि जो 1000% की रैली है उसके ऊपर कोई यहाँ पे फंडामेंटली कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा है। जब मैं पूरी कंपनी के ऊपर देखा तो हाँ थोड़े डेट के नंबर्स कंपनी के कम हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ कंपनी हटके काम कर रही है ऐसा भी कुछ है नहीं है जिसकी वजह से 1000% की रैली देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटर का गेम है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपने स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आपको अगर चीजें सही लग रही है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि एक्सप्रो इंडिया के स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।